अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा कौन सा लेसन था? हमारा पार्ट 19 पूरा कंप्लीट हो चुका था, लिख चुका था। अगला लेसन है हमारा 20 क्या है? वायु। 20 लेसन वायु देखेंगे। कुछ हेडिंग भी इसमें दी गई हैं। ग्रीन से लिखा हुआ है। पहली हेडिंग क्या दी गई है? वायु का संगठन, वायु के अन्य घटक एवं उनका उपयोग। दूसरी हेडिंग दी गई है जलवाष्प एवं अन्य ठोस कण, धूल व अन्य प्रदूषक। तीसरी हेडिंग दी गई है वायु प्रदूषण समस्या एवं समाधान। चौथी हेडिंग दी गई है हरित गृह प्रभाव, अम्ल वर्षा। तो इन 4 हेडिंग को हम इस पूरे लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, फिर उसी क्वेश्चन के आंसर देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं क्या मंगल एवं चंद्रमा पर भी जीवन है? यदि नहीं तो क्यों नहीं है? ये आपको उससे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। जीवित रहने के लिए वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। जल के बिना हम कुछ समय जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वायु एवं जल है। इसी कारण यहाँ पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं मनुष्यों का जीवन है। अगली हेडिंग दी गई है 20.1 में क्या कह रहे हैं? हम कैसे जानेंगे कि हमारे आसपास वायु है? वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन है। यह हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु हम वायु की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। हम आकाश में पतंग, गुब्बारे आदि उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं, बच्चों को फिरकी घुमाते हुए देखते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु की उपस्थिति के कारण ही होता है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो होती है वो वायु, हमारे चारों तरफ वायु उपलब्ध होती है। हम निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि वायु की उपस्थिति कैसे होती है। पहला दिया है, हम चलते हुए पंखे के सामने बैठ जाएं तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है। यह वायु की उपस्थिति के ही कारण है। अगला पॉइंट दिया है कि यदि पंखे के सामने कागज के टुकड़े रखते हैं तो वह उड़ने लगता है और गिर जाता है। यह भी वायु भी उपस्थिति के ही कारण होता है। 20.2 में क्या दिया है? वायु। अगली हेडिंग दी गई हमें वायु। वायु क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है। वायु का यह घेरा हमारा वायुमंडल है। चलती हुई वायु हवा कहलाती है। यदि हवा बहुत अधिक तेज चलती है तो वह आंधी, तूफान या चक्रवात का रूप ले लेती है। अब हमें क्रियाकलाप बन के दिया गया है कि कैसे ये सब होता है। तो वायु के बारे में निम्नलिखित तालिका 20.1 में दर्शाए गए तत्वों को निर्देश अनुसार पूर्ति कीजिए। आपको इसमें फिल करना है। वायु स्थान घेरती है, सही है या गलत है? वायु दाब नहीं डालती है, वायु में भार है, वायु कई गैसों का मिश्रण है, वायु का एक घटक नाइट्रोजन जलने में सहायक है, गीले कपड़े सुखाने में वायु सहायता करती है, वायु में धूल के कण नहीं होते हैं, वायु पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगली हेडिंग हमें दी गई है कि सोचिए और लिखिए। इसको आपको क्या करना है? फिल करना है कि वायु हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है। ये आप खुद से भी फिल कर सकते हो। 20.3 में क्या दिया है? वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशतता, यानी कि वायु में जितनी भी गैसें मिश्रण होती हैं वो कितनी प्रतिशत होती हैं। जैसा आप पढ़ चुके हैं, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसों जैसे आर्गन, हाइड्रोजन आदि का मिश्रण है। आइए जानें इस मिश्रण का संघटन क्या है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.97%। इन गैसों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प, धूल के कण तथा अन्य घटक भी उपस्थित रहते हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आइए वायु में इनकी उपस्थिति का पता लगाएं।
अगली हेडिंग दी गई है वायु में जलवाष्प की उपस्थिति। तो देखेंगे वायु में जलवाष्प की उपस्थिति गर्मियों के दिनों में, कह रहे गर्मियों के दिनों में जब आप शरबत में बर्फ डालकर किसी अतिथि के समक्ष रखते हैं तो आपने देखा होगा कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी ये बूंदें सतह पर धीरे धीरे लुढ़कने लगती हैं। जल की ये बूंदें कहाँ से आईं? क्या ये शरबत के पानी से आईं? नहीं, ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से आईं। आइए इसे समझें। वायु में जलवाष्प की मात्रा हर ताप पर उपस्थित रहती है। वह वायु जो गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है स्वयं ठंडी होने लगती है और वायु में उपस्थित जलवाष्प गिलास की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। सतह के संपर्क स्वयं ठंडी होने लगती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प गिलास की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों में रूप में संघनित होने लगती हैं। यही बूंदें आपको गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई पड़ती हैं। क्रियाकलाप 2 में क्या कह रहे हैं देखेंगे। वर्षा के दिनों में खड़ा नमक का एक थैला खुली वायु में रख दीजिए। थोड़े समय के पश्चात आप देखेंगे कि नमक के घेरे हुए चारों ओर नमी एकत्रित हो जाती है। यह नमी कहाँ से आई? अपने साथियों के साथ विचार कीजिए तथा शिक्षक से पूछिए। क्रियाकलाप 3 में दिया है, क्या कह रहे हैं। एक स्टील के गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। थोड़ी देर बाद देखें बाहरी सतह पर क्या दिखाई देता है। जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इसी प्रयोग को यदि वर्षा के मौसम में करें तो दोनों में क्या कोई अंतर दिखाई देता है? वर्षा के मौसम में वायु में अधिक जलवाष्प की उपस्थिति के कारण गिलास की बाहरी सतह पर अपेक्षाकृत अधिक जल की बूंदें दिखाई देती हैं। स्थान एवं समय के साथ जलवाष्प की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। देखिए कैसे होता है। प्रकृति में हर ताप पर नदी, तालाब एवं समुद्र आदि के जल का वाष्पन होता रहता है। यह जलवाष्प वायु में मिल जाती है। प्रातःकाल वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। दोपहर के तापक्रम में क्या होने लगता है? जलवाष्प, क्योंकि टेम्परेचर जो तापमान होता है वो बढ़ता जाता है और जो पानी होता है वो वाष्प बनने लगता है। इसलिए दोपहर के टाइम में क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। बरसात के दिनों में जलवाष्प की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। रेगिस्तान, बंजर व पठार में वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। कोलकाता और मुंबई में समुद्र के निकट होने के कारण वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बरसात में इन स्थानों पर आर्द्रता या नमी अधिक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थान और समय के परिवर्तन के साथ साथ वायु में भी जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि सुबह के टाइम कुछ और होता है और दोपहर के समय कुछ और होता है। 20.5 हेडिंग क्या कह रही है? वायु में ठोस कणों की उपस्थिति। यानी कि वायु में क्या है? ठोस कण की उपस्थिति कैसी होती है? तो कल्पना करें गर्मी के दिनों में आप एक बंद कमरे में बैठे हैं। दरवाजे के किसी छिद्र से सूर्य का तेज प्रकाश आ रहा है और सामने फर्श पर एक गोल चमकदार क्षेत्र बन रहा है। छिद्र से फर्श तक एक अलौकिक पथ दिखाई पड़ता है जिसमें चमकते हुए छोटे छोटे कण अत्यंत सूक्ष्म तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सूक्ष्म कण वायु में उपस्थित धूल के कण होते हैं तो क्या कह रहे हैं? चित्र 20.4 के हिसाब से आपको दिखाई दे रहे हैं कि आप जब धूप की किरण जब आती है तो उसमें से छोटे छोटे धूल के कण नजर आते हैं। अगली हेडिंग स्थान एवं समय के अनुसार धूल के कणों की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, तो देखेंगे पैराग्राफ क्या कह रहा है। आप किसी नदी के किनारे
सैर कर रहे हैं, अचानक तेज आंधी आ जाए तो आप अनुभव करेंगे कि वायु में धूल के कण बढ़ गए हैं। यह भी संभव है कि बालू के कण क्या कह रहे हैं, तीव्र वेग से आपके चेहरे पर आकर लगे। सांस लेने पर बालू के कण मुंह के अंदर जाने का डर लगे और आपका दम घुटने लगे। कुछ समय बाद यदि वर्षा हो जाए तो वर्षा के बाद वही वायुमंडल एकदम स्वच्छ हो जाता है। आसमान में कहीं धूल के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं, धुंधलापन दिखाई नहीं पड़ता है। सांस लेने में सुखद अनुभव होता है। क्यों? वर्षा के कारण धूल के कण भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं और वायु धूल के कणों से मुक्त हो जाती है। सूखे एवं रेतीली क्षेत्रों में भी भूमि के क्षरण के कारण वायु में बहुत अधिक मात्रा में धूल के कण पाए जाते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी है? 20.6 धुएं में ठोस कणों की उपस्थिति। तो देखेंगे धुएं में ठोस कणों की उपस्थिति। आपने ट्रैक्टर से धुआं निकलते देखा होगा। जिस पाइप से धुआं निकलता है उसके ठीक ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जिससे वर्षा का जल उसके अंदर ना जा सके। मुड़े स्थान के सिरे पर काले रंग का एक पदार्थ जम जाता है। जिन घरों में धुआं निकलने के लिए छत पर एक चिमनी या धुआंदानी बनी होती है, उसमें भी काला पदार्थ जमा हो जाता है। दीपक जलाकर भी काजल बनाते हैं। विभिन्न उदाहरणों में प्राप्त काला पदार्थ क्या है और यह कहाँ से आया? वास्तव में जलते दीपक में ट्रैक्टर से, धुएंदानी से या किसी कारखाने की चिमनी से प्राप्त धुएं में अत्यंत सूक्ष्म कार्बन के कण होते हैं जो आँख से दिखाई नहीं देते हैं। यही कण एकत्रित होकर काले पदार्थ के रूप में दिखाई देते हैं। जब यही धुआं वायु में मिल जाता है तो वायु में कार्बन के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति हो जाती है। अगली हेडिंग क्या दी गई है? 20.7 दी गई है कि वायु के घटकों का उपयोग। वायु के विभिन्न घटक जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। उनके उपयोग निम्नलिखित हैं। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। सांस लेने की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन प्राणदायक गैस है। श्वास संबंधी रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर से कृत्रिम सांस दी जाती है। अधिक ऊंचाई या समुद्र की गहराई में जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अधिक ऊंचाई तथा अधिक गहराई पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही, समुद्री गोताखोर तथा अंतरिक्ष यात्री सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। ऑक्सीजन किसी वस्तु के जलने में सहायक। यदि जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया जाए तो क्या होता है? ऑक्सीजन न मिलने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। ऑक्सीजन किसी वस्तु के जलने में सहायक। यदि जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया जाए तो क्या होता है? ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक जलाने में। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खेत में क्या डालते हैं? भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद तथा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। कुछ नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट का निर्माण नाइट्रोजन से किया जाता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन अम्ल का निर्माण भी नाइट्रोजन से किया जाता है। आजकल पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स तथा बिना पके हुए, बिना तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों को तरोताज़ा रखने के लिए उनके पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पैकेट की वाष्प को विस्थापित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग
प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगली हेडिंग में क्या दी गई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में सहायक होती है या नहीं होती? तो आपको पता है कि बिजली से या किसी चीज़ से जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्रियाकलाप 4 क्या कह रहे हैं? एक मोमबत्ती को एक गिलास की तली में चिपका दें। 1 चम्मच खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट गिलास में डालें तथा मोमबत्ती को जला दें। अब गिलास में मोमबत्ती की आधी ऊंचाई तक सिरका डालें। क्या दिखाई देता है? बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं तथा मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? खाने वाला सोडा सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है जो जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। इस गुण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? अग्निनाशक यंत्र। इस यंत्र का बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा करके जमीन पर पटक देते हैं। पटकने पर शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग बुझ जाती है। लाल रंग के अग्निशामक यंत्र सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंक, सिनेमा घर, कार्यालय आदि में रखे जाते हैं ताकि दुर्घटना होने पर उसका तत्काल प्रयोग किया जा सके। 20.8 अगली हेडिंग हमें दी गई है वायु प्रदूषण। देखेंगे वायु प्रदूषण क्या है। आपने महसूस किया होगा कि जिस वातावरण में धूल के कणों एवं धुएं की मात्रा अधिक होती है वहाँ का वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे वातावरण में वायु के संघटकों के प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 5 देखेंगे। क्रियाकलाप 5 में क्या कह रहे हैं? नीचे दी गई तालिका 20.2 को पूरित कीजिए। इसको क्या करना है? भरना है क्रमशः स्थान और तालिका। आपको स्थान दिए गए हैं बाग बगीचे, इसमें आपको बताना है शुद्ध वायु है या अशुद्ध वायु। बाग बगीचे दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाली सड़क दी गई है। आवासीय क्षेत्र दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं। उपयुक्त तालिका 20.2 से स्पष्ट है कि विभिन्न स्थान एवं स्थिति के कारण वायु अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध एवं कम शुद्ध होती है। ईंधनों के जलने, कल कारखानों से हानिकारक गैसों के निकलने एवं अन्य विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों से वायु की संघटकों के प्रतिशत में परिवर्तन होता रहता है। इन क्रियाकलापों से वायु में अवांछित एवं हानिकारक प्रदूषकों की मात्रा की वृद्धि का होना ही वायु प्रदूषण की स्थिति को उत्पन्न करता है। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रतिशतता में परिवर्तन होना ही वायु प्रदूषण है। यह मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण से होता है। आगे दिया है वायु के प्रदूषण
इसके आगे हम पढ़ेंगे घर।